जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारत ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप निर्माण के लिए 3 निजी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और भारत फोर्स शामिल हैं। चुनी गई कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिल करके जो डिजाइन और डेवलपमेंट फेज है एमका का उसको पूरा करेंगी और तकरीबन 5 जो प्रोटोटाइप्स हैं इनका निर्माण इनकी तरफ से किया जाएगा। सबसे बड़ा झटका इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लगा है क्योंकि उसे शुरुआती प्रोटोटाइप रेस से बाहर रख दिया गया है। हालांकि भविष्य में जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन डील होगी तो वहां पर एचएएल की वापसी को संभावित माना जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है और चयन कमर्शियल बिडिंग के आधार पर होगी। सरकार ने इस चरण के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। एमका प्रोग्राम के लक्ष्य की बात करें तो 2032 तक जो प्रोटोटाइप है इसके टेस्टिंग को पूरा करना है और 2034 से 35 तक इसकी डिलीवरी शुरू करना है। शुरुआती तौर पर तकरीबन 120 एमका फाइटर जेट के ऑर्डर की बात की जा रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं। भारत ने महाराष्ट्र के शिरडी में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर आर्टिलरी शील्ड निर्माण प्लांट शुरू किया है। ये प्लांट हर साल तकरीबन 5,155,000 की जो आर्टिलरी शेल्स है ये बनाने में सक्षम होगा, जिससे भारतीय सेना की जरूरतें पूरी होंगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। ये 200 एकड़ में फैला एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री जी ने किया है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सीडीएस अनिल चौहान सर वहां पर मौजूद थे और डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत सर वहां पर उपस्थित थे। इस प्लांट को नाइब लिमिटेड और जो ग्लोब फोर्ज लिमिटेड है उसने विकसित किया है। यहाँ सिर्फ आर्टिलरी शेल ही नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन, विस्फोटक और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बनाए जाएंगे। प्लांट में एआई, रोबोटिक्स और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और भविष्य के युद्ध की जरूरतों के लिए ये काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि भारत अब रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि तेजी से निर्यातक देश बन रहा है और आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी 30 से 35% से बढ़कर 50% तक पहुंच सकती है। भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए राफेल फाइटर जेट की खरीद की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको हम एलओआर कहते हैं, उसको फाइनल कर दिया है। ये डील भारत फ्रांस की सरकारों के बीच होने वाली है और साल 2026 के अंत तक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कुल 114 राफेल फाइटर जेट इसके अंतर्गत खरीदे जाएंगे। इनमें से लगभग 90 फाइटर जेट्स जो है ये भारत में ही बनाए जाएंगे, जबकि बाकी के जो विमान है ये सीधे फ्रांस से आएंगे। निर्माण में डसाल्ट एविएशन और भारतीय कंपनियों की साझेदारी होगी। इस डील का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ाना और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूत करना है। अगर हम डील की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है ये फ्रांस को भेजा जाएगा, जिसके बाद कीमत, डिलीवरी और सपोर्ट पर बातचीत होगी। बाद में भारत औपचारिक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो जारी करेगा। अंतिम मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मिलेगी। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। भारतीय वायुसेना जो कि घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है उसके लिए ये एक बड़े बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। खैर, अभी आने वाले भविष्य में ये देखना है कि हम वाकई क्या इस वर्ष के अंत तक डील फाइनलाइज कर पाते हैं या नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम 2026 में गंभीर संकट में फंस गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर पिछले 3 महीनों से एक भी उड़ान नहीं भर पाया और पिछले 1 साल में इसकी टेस्टिंग बहुत धीमी रही। इसकी मुख्य समस्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेमिलैक और आरसीएमए और इंडियन आर्मी के बीच सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, टेस्टिंग पैरामीटर्स और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर मतभेद हैं और इसी वजह से पूरा प्रोग्राम लगभग ठप पड़ गया है। इंडियन आर्मी के लिए ये एक बड़ा झटका है क्योंकि हिमालय के इलाकों में एलयूएच की ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पर लॉजिस्टिक, रिकॉनेसेंस, कैजुअलिटी, इवैक्यूएशन और इसके अलावा ट्रूप मूवमेंट के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि इंडियन आर्मी को कुछ ग्राउंडेड जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं वो फिर से सीमित तौर पर इस्तेमाल करने पड़े हैं और सिविलियन हेलीकॉप्टर लीज करके जो विकल्प है वो भी तलाशने पड़े हैं। या आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो सिविलियन हेलीकॉप्टर है इनको लीज में लेने का जो विकल्प है ये भी अब इंडियन आर्मी यहाँ पर देख रही है। इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 200 नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए जो आरएफआई है वो जारी करी है, जिसमें टाटा एयरबस पार्टनरशिप को एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत रूस के नए 177S इंजन को SU-30 MKI और संभावित SU-57 फ्लीट के लिए स्टैंडर्ड बनाने पर विचार कर रहा है। इसका मकसद इंजन लॉजिस्टिक आसान करना, मेंटेनेंस कम करना और एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाना है। मौजूदा SU-30 MKI फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला AL-31FP इंजन पुरानी तकनीक पर आधारित है और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी, सर्विस लाइफ और मेंटेनेंस कॉस्ट अब भारत के लिए समस्या बन चुकी है।
वहीं रूस ने भारत को 2 विकल्प दिए हैं। पहला है AL-41 F1S, जिसको हम 117S के नाम से जानते हैं, जो कि Su-30M की Su-35 में यूज़ होता है। और वहीं दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट 177S, जो कि ज़्यादा एडवांस इंजन है और माना जाता है कि इसमें AL-51 की तकनीक जो है वो यूज़ करी गई है। आप इसको AL-51 पर आधारित इंजन कह सकते हैं। 177S इंजन ज़्यादा थ्रस्ट देता है, फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करता है, उसकी सर्विस लाइफ भी तकरीबन 6000 घंटे तक हो सकती है। और रूस पहले ही भारत को Su-30M के अपग्रेड के लिए इस इंजन का प्रस्ताव दे रहा है और अब माना जा रहा है कि भारत इस जो प्रस्ताव है, इसके तरफ काफ़ी गंभीर होकर देख रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।